हेलो एवरीवन। कल हमने देख रहे थे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या से पहले हमने देखा है क्या, तो तरंग यांत्रिकी मॉडल। तरंग यांत्रिकी मॉडल में एक टर्म्स आया था, याद कीजिए, वो टर्म्स है साइन और साइन स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या देखा था, तो साइन स्क्वायर का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। और क्या वैल्यू है साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर ही बताता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ अत्यधिक होती है। और इसी को उन्होंने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कक्षक। क्या नाम दिया था, कक्षक। और यही शब्द कक्षा और कक्षक में अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है कक्षा और कक्षक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन कल बताया गया था कक्षा और कक्षक अलग है। इससे संबंधित हम आज देख रहे थे क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या में हमने पहला क्वांटम संख्या देख लिया है, और वो पहला क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। तो हमने क्या देखा है कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है, मुख्य ऊर्जा स्तर। क्या दर्शाता है, मुख्य ऊर्जा स्तर। इसके अलावा और क्या क्या दर्शाता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या से हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अब आज हमें देखना है क्वांटम संख्या में नेक्स्ट दूसरा क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाया गया था L से, और इसी प्रकार द्विगंशी क्वांटम संख्या, अच्छा, मुख्य क्वांटम संख्या को एक और नाम से जाना जाता है प्रधान क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं स्मॉल l, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है। तो हम देखते हैं जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ रेखाएं प्राप्त हुई या स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए। उन स्पेक्ट्रमों को जब और अच्छे से देखा जाता है तो उन स्पेक्ट्रमों में जो दो लाइंस दिखाई देते हैं या महीन महीन रेखाएं प्राप्त होती हैं, उन रेखाओं के आधार पर उनका जो प्रत्येक परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग प्राप्त होता है। और उन स्पेक्ट्रमों को अलग अलग प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या क्या जानकारी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या से, उसी के आधार पर हम जानते हैं कि जैसे हम प्रधान क्वांटम संख्या से हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसी प्रकार द्विगंशी क्वांटम संख्याओं से भी कुछ मुख्य सूचनाएं प्राप्त होती है। तो जो मुख्य सूचना है जो प्राप्त होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, उप ऊर्जा स्तर। द्विगंशी क्वांटम संख्या दर्शाता है उप ऊर्जा स्तर या उपकोष कह सकते हैं इसको, उप ऊर्जा स्तर या उपकोष। अब इसके अलावा हमें और भी कई जानकारियां होती है, जैसे प्रथम क्वांटम संख्या या प्रधान क्वांटम संख्या से भी एक जानकारी प्राप्त नहीं हुआ था, 2 से 3 जानकारियां प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें क्या क्या जानकारी होती है समझते चलते हैं। तो एक ही कोष में देखते हैं कि कोष होते हैं KLMN। हम जब देखते हैं स्पेक्ट्रम रेखाओं को, तो स्पेक्ट्रम रेखाएं एक नहीं होती, एक से अधिक होती है। जैसे हाइड्रोजन का ही देखा गया था, तो विजिबल रेस में ही कई रेखाएं प्राप्त हुई थी। तो वहां पर हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि वहां पर जो है कोष में भी और छोटे छोटे जो कक्षक हैं या उपकोष हैं, कोष से छोटे छोटे जो हैं वो है उपकोष। तो हमें क्या जानकारी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या से, उप ऊर्जा स्तर या इसी को बोल सकते हैं उपकोष। अब उस उपकोष के बारे में जानकारी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या से। और द्विगंशी क्वांटम संख्या से और क्या जानकारी होती है, उपकोष को नामकरण करेंगे। तो उपकोष को नामकरण कैसे करेंगे, तो उपकोष को नामकरण करेंगे SPDF, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है SPDF। ये 4 उपकोष के बारे में हमें जानकारी होती है।
किससे होती है? तो द्विगंशी क्वांटम संख्या से। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या से ये तो जानकारी हो गई, और इसका जो मान है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हम मुख्य क्वांटम संख्या से ज्ञात करते हैं। इसका जो मान है एल का मान 0 से लेकर के या फिर 0 से n-1 तक होता है। इसका जो मान हम ज्ञात करते हैं तो उसका तरीका है मान ज्ञात करने का, तो इसका मान एल से नहीं, ठीक, एल द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान जो है 0 से n-1 होता है। अब इसको हम निकाल करके देखते हैं कैसे होता है। समझिए, अगर हमें n बराबर 1 दिया हुआ है, n बराबर अगर हमें 1 दिया हुआ है, तो इसमें 0 से 1 मान निकालेंगे 0 से n-1 तक, तो n बराबर हमें यहाँ क्या मिल गया? 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका जो क्या मान आएगा? 1, 0। अगर n बराबर हमें 1 दिया हुआ है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0 से लेकर के n-1, तो 1 मान प्राप्त हो गया 0। अब दूसरा कंडीशन समझिए, यदि n बराबर हमें 2 दिया गया है, n बराबर 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे n-1 में 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, अर्थात उसका 1 मान, तो 1 के साथ साथ 0 से ना, 0 से 1, तो n बराबर 2 है तो l बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1। इसी प्रकार क्रमशः n बराबर अगर 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0, 1, 2। कैसे समझ सकते हैं? n-1, n 3 माइनस 1 2 मान है, 2 मान कौन कौन से? 1 और 2, लेकिन 0 को जोड़ करके। तो इस प्रकार से ये द्विगंशी क्वांटम संख्या में का जो मान है वो 0 से n-1 तक होता है, और ये एक निश्चित उपकोष को दर्शाते हैं। कौन कौन से उपकोष को दर्शाते हैं इसको भी समझ लीजिए। अगर ये 0 है तो ये s को दर्शाता है। अब यहाँ पर 0 है और 1 है तो ये s को और ये p को। उसी प्रकार अगर 1 के बाद यहाँ 2 है तो ये sp और ये d को। 3 किसको? f को। इस प्रकार से क्रमशः जो है मुख्य क्वांटम संख्या से हम उपकोष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या से जो और कुछ जानकारी होता है उसको भी समझ लेते हैं, क्या क्या जानकारी होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें उपकोष के ऊर्जा स्तर और उपकोष में जो ऊर्जा में वृद्धि होती है या तुलनात्मक ऊर्जा जिसको कह सकते हैं, तुलनात्मक ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी होती है। तो S से बड़ा होता है P, इसको बन रहा है, H से बड़ा है P, P से बड़ा है D, और D से तुलनात्मक ऊर्जा स्तर जब उसका तुलना करते जाते हैं तो ये क्रमशः बढ़ते जाते हैं। S, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। तो सबसे बड़ा जो कक्षा उपकोष होता है वो है F, और सबसे छोटा जो उपकोष है वो है S। तो ये हमें तुलनात्मक ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी हो गई। अब L के मान से और क्या जानकारी होती है? L के मान से, L की द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान से हमें कक्षक के आकार का या उपकोष, कक्षक नहीं कहेंगे, उपकोष, सबसे उपकोष के आकार की जानकारी होती है। आकार की जानकारी अब कैसे होती है? तो L बराबर अगर हमारा 0 प्राप्त होता है तो किस उपकोष के लिए है? S उपकोष के लिए। S उपकोष का L बराबर 0 है तो ये जो है कैसा होता है उसका आकार? तो वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। इसी प्रकार L बराबर अगर 1 है तो P उपकोष के लिए है, P का आकार होता है डमरू आकार।
तो हमें द्विअंशी क्वांटम संख्या से क्या क्या जानकारी हो गई? एक तो उपकोष के बारे में, कोष के अंदर और उपकोष पाए जाते हैं उनके बारे में, उपकोष का तुलनात्मक ऊर्जा स्तर जानकारी हो गया, एल के मान से उपकोष के आकार की जानकारी हो गई, और इसके अलावा हमें एल के मान से उसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में जानकारी होती है। इसको समझिए, एल के मान से इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की जानकारी होती है। अब कोणीय संवेग की जानकारी, कोणीय संवेग कैसे निकालेंगे? तो उसका फार्मूला है कोणीय संवेग निकालने का अंडर रूट एल प्लस 1, ये हो जाएगा कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल प्लस 1। यहां पर थोड़ा सा इसमें और रहेगा, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। इस सूत्र से हम इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या इसको अगर एक दूसरा रूप लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में अंडर रूट एल प्लस 1 इंटू एच, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हम क्या क्या जानकारी हो गया द्विअंशी क्वांटम संख्या से? तो उपकोष के बारे में, उपकोष के बाद उसके उपकोष के तुलनात्मक ऊर्जा स्तर के बारे में, उपकोष के आकार के बारे में ये हमें जानकारी बताता है, उसके कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देता है। कोणीय संवेग का फार्मूला है अंडर रूट एल प्लस 1। इस सूत्र से हम उसके कोणीय संवेग का जानकारी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस कोणीय संवेग से हमें यह पता चलता है कि एल का जो मान है एल के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल एल पर निर्भर करता है। और अगर केवल एल पर निर्भर करता है तो 1s 2s 3s कक्षक के समान ही 2p 3p 4p कक्षकों का जो आकार है वो समान होगा। जैसे एस कक्षक समान होते हैं वैसे वैसे पी कक्षक समान होते हैं कोणीय संवेग। लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि जैसे ही इनका n का मान बढ़ता जाता है, देखिए यहाँ पर n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, तो इनका जो कक्षक का आकार बढ़ता जाता है। ये छोटा आकार का होगा, ये बड़ा आकार का होगा, उससे ये और बड़ा आकार का होगा। उसी प्रकार ये छोटा, ये बड़ा और ये और बड़ा आकार का होगा। इस प्रकार से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें एक और चीज समझिए, यदि हमारा n बराबर 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, तो n बराबर 1 है अर्थात ये कौन सा कोष दर्शाता है? तो ये कोष दर्शाता है k, यानी कि प्रथम कोष। और n बराबर अगर 1 है तो l बराबर हमारा क्या प्राप्त होता है? l बराबर 0। तो k कोष में एक उपकोष है और वो उपकोष है s। कौन सा उपकोष है? s, क्योंकि 0 प्राप्त होता है अर्थात वहां पर ये s उपकोष है, पहले भी देखा गया है। वहीं n बराबर अगर 2 आता है तो ये हमारा कोष कौन सा हो जाएगा? l। लेकिन यहाँ पर जब n बराबर 2 आता है तो l का मान क्या निकलेगा? निकाल करके देख लेते हैं, n माइनस 2। तो 2 माइनस n माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। ये फार्मूला है n माइनस 1, 0 से n माइनस 1। तो एक मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें l का मान कौन कौन सा मिल गया? 0 और 1। तो इसमें कौन कौन सा उपकोष है? इसमें है s और p। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक कोष में उसमें उपस्थित उपकोष की जानकारी मिलती है कि अगर n का मान 1 है तो k कोष है और k कोष में एक और उपकोष है, वो है s
अगर n का मान 2 है और तो 2 होता है तो कोस होता है l, और l है तो जो हमें l का मान प्राप्त होता है वो होता है 0 और 1, अर्थात वहां पर 2 कोस है s और p। इस प्रकार से ध्यान रखिए, इसका जो मान है निकालने का तरीका, उसका फार्मूला है 0 से n माइनस 1। 0 जो है साथ में रहेगा हमेशा, लेकिन n माइनस 1 जो है, n का मान जो हमें जितना भी दिया है 1 2 3 4 5, 0 कभी नहीं होता है n का मान, याद रखिए हमेशा 1 2 3 4 5 होगा। तो उसको जो है n की जगह रख देंगे, जैसे यहाँ पर रखे हैं। अगर यहाँ पर हमें n बराबर 2 है तो 2 माइनस 1 अर्थात मिल गया 1, लेकिन साथ में 0 से तो 0 और 1, ये इस प्रकार से इसको निकालना है। तो ये हो गया आपका द्विअंशी क्वांटम संख्या। अब समझते हैं तीसरा क्वांटम नंबर। जो तीसरा क्वांटम संख्या है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको दर्शाया जाता है m से, स्मॉल m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये क्या बताता है, तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल हैं उनको जब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जीवन प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, स्टार का प्रभाव। इसके बारे में जानकारी जो देता है वो कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं जीवन प्रभाव, और विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को रखने पर यह देता है स्टार्क प्रभाव। इन्हीं दोनों के बारे में जानकारी जो देता है वो क्वांटम संख्या कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब समझते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन में ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब जब वो गति करता है तो उसमें अपने आप ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वहां पर चुंबकीय वो जो है एक छोटे चुंबक के समान भी व्यवहार करता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से वो इलेक्ट्रॉन जो है प्रभावित होता है। तो इन्हीं जो प्रभावित होता है वो जो है, अब जब जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप में एक छोटा चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, घूम रहा है तो, और उसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो वो जो है बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को एक निश्चित दिशा में अभिविन्यसित कर लेता है, ओरिएंटेड कर लेता है। एक निश्चित क्षेत्र में अपने आप को इलेक्ट्रॉन अभिविन्यसित कर लेता है, और इसी के बारे में जानकारी देता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या जानकारी देता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं इसका मान कैसे निकालते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या का। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हम निकालते हैं, एक फार्मूला है 2l + 1, 2l + 1। तो समझिए यहाँ पर इसको कैसे समझ सकते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है उसको निकाला जाता है m के मान पर। ये m के मान पर निर्भर करता है, m का जो मान है वो l के मान पर निर्भर करता है। इसको लिख सकते हैं m का मान l के मान पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है, तो ये सूत्र। अब यहाँ पर समझते हैं कि इनका मान हम कैसे निकालेंगे। इसका जो मान होता है वो हमें प्राप्त होता है -l से +l तक, -l से +l तक। अब -l से +l तक जो इसका मान प्राप्त होता है तो हम किसी एक का निकाल करके देख ही लेते हैं।
कैसे निकालेंगे इसको। देखिए क्वांटम संख्या में अगर हमें l बराबर 0 दिया गया है, l बराबर अगर 0 दिया गया है तो l का मान यहाँ पर हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1। यदि l बराबर 0 तो इस फार्मूले में हम m का मान निकाल रहे हैं। तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 2 शून्य शून्य और ये हो जाएगा 1। तो एक मान मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा केवल 1 यानी के 0। क्या मान होगा, 0। अब दूसरा देखिए, यदि l बराबर 1 प्राप्त होता है, l बराबर 1 प्राप्त होता है तो 2 गुणा l 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 मान। तो 3 मान कौन कौन से, -l से +l तक। तो याद रखिए माइनस और प्लस के बीच एक और संख्या होता है 0। तो यहाँ पर हमें केवल एक मान प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको हमने रखा है 0, क्योंकि दोनों के बीच का मान लेना है। अब यहाँ पर 3 मान है तो 3 मान क्या लेंगे, -1 0 +1। ये इस प्रकार से हमें m का जो मान प्राप्त हो गया, क्या, ये m के मान है। याद रखिए ये फार्मूला है निकालने का और ये m का मान है। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0, l बराबर अगर 1 है तो m बराबर 3 मान 0 1 2 -1 0 और +1। और हम जानते हैं कि ये जो है 0 है, ये एक ऑर्बिटल को दर्शाता है। कौन सा, s कक्षा। और l का मान अगर 1 होता है तो हम क्या मानते हैं, l का मान अगर 1 होता है तो ये p कक्षक को दर्शाता है। तो p में जो है और 3 उप कक्षक या 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं p में। तो ये हो जाएगा p कक्षक। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, l बराबर अगर 2 है तो यहाँ पर समझते हैं 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 5। 5 मान कैसे होगा, -2 -1 0 +1 +2। तो ये 5 मान हो गए। और ये दर्शाता है, l अगर 2 को दर्शाता है तो ये s, ये p और ये दर्शाता है d। तो ये कौन सा कक्षक हो गया, d कक्षक। और हमें मालूम है s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें उसका 2 इलेक्ट्रॉन को केवल एक ऑर्बिटल में इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इस प्रकार से। तो p के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कितने खाने बनेंगे, 3 खाने। तो इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार d के लिए 5 मान है तो 5 खाने बनेंगे क्योंकि अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का गणना करते हैं। इसमें एक सारणी याद रखिए, देखिए l बराबर अगर 0 1 2 3, l बराबर 0 1 2 3, तो ये कक्षक नहीं है, उपकोष। ये कौन सा उपकोष है, s p d और ये f। और इस उपकोष में कक्षक कितने हैं, ऑर्बिटल। तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या है, यहाँ पर m का मान अगर निकालते हैं तो m का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक मान आता है और वो एक मान होता है 0। इसी प्रकार l बराबर अगर 1 लेते हैं तो l बराबर अगर 1 लेते हैं तो ये
तो कक्षक 3 और कौन कौन से -1 0 +1। इसी प्रकार l बराबर अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मान प्राप्त होता है m का 5 और कौन कौन से तो -2 -1 0 +1 +2। तो ये कक्षकों की संख्या 1 3 5 ऐसे क्रमशः बढ़ते जाती है और यहाँ पर होता है 7 मान रख करके देख सकते हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस प्रकार से ये एक सारणी बनता है। तो याद रखिए इस प्रकार से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का भी गणना कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट जो क्वांटम संख्या है उसको समझते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट क्वांटम संख्या बच गया चक्रण क्वांटम संख्या, इसको दर्शाते हैं एस से। तो जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अच्छे से अध्ययन किया गया, किसी परमाणु के स्पेक्ट्रमी रेखाओं को और अच्छे से अध्ययन किया गया तो वहां पर देखा गया कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है एक जोड़ी में पाई गई। वैसे तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है इस प्रकार से जब हम बनाए थे तो अलग अलग रीजन में इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। तो कुछ रेखाएं ऐसी थी जो केवल एक पेयर में थी, जैसे ये एक पेयर, इसी प्रकार ये एक पेयर। तो जब इस प्रकार से रेखाओं को देखा गया तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपने जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है उसके अलावा, नाभिक के चारों ओर घूमने के अलावा भी वो अपने अक्ष पर भी किसी एक दिशा में, किसी एक डायरेक्शन में गति कर रहा है। इसी कारण से ये एक जोड़ी रेखाएं प्राप्त हो रही है, क्योंकि किसी एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो एक दूसरे से विपरीत गति करते हैं। तो अब इस प्रकार से एक नए क्वांटम संख्या की उत्पत्ति हुई और वो क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष के अलावा अपने अक्ष पर भी घूमते हैं या गति करते हैं। और जब ये अपने अक्ष पर घूमते हैं तो इनके द्वारा एक कोणीय या इनको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग, और इस प्रकार के कोणीय संवेग को नाम दिया जाता है, चूंकि अपने अक्ष पर ही घूम रहे हैं तो इनको कौन सा एंगुलर मोमेंटम नाम दिया जाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम चक्रण कोणीय संवेग। क्या नाम दिया जाता है, चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग। अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में जब इस प्रकार से हम देखते हैं तो वहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार से होता है। एक तो हो सकता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को दर्शाया जाता है, इनका ही सिर्फ 2 ही मान होता है चक्रण क्वांटम संख्या का। क्लॉकवाइज के लिए +1/2 या फिर ऊपर के तीर से, और एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाया जाता है -1/2 या नीचे के तीर से। तो इस प्रकार से ये 4 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है,
जो अपने कक्ष पर घूम रहा है, अपने नाभिक के चारों ओर तो घूम ही रहा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसका जो गति है, अब अगर जो है गति एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें देखिए घड़ी किस प्रकार घूमता है, तो घड़ी घूमता है इस प्रकार से। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये घड़ी का विपरीत दिशा है। घड़ी जो है इस प्रकार से घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ये दो प्रकार का मोशन करता है, स्पिन मोशन करता है, चक्रण गति क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए चक्रण क्वांटम संख्या के ज्यादा मान नहीं होते, केवल दो ही मान होते हैं, या तो +1/2 या -1/2, और ऑर्बिटल में उसको ऊपर के तीर से दर्शाया गया है तो वो है क्लॉकवाइज, और अगर नीचे के तीर से दर्शाया गया है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो हम उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, चुंबकीय क्षेत्रों में बांटते हैं कि वो जो है अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, या क्या है। तो जब किसी ऑर्बिटल में चुंबक जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो अगर पूरी तरह से पेयर में होते हैं, युग्मित होते हैं, तो उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक दूसरे के स्पिन को निरस्त कर देते हैं, इसलिए इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। लेकिन जिस भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में पेयर नहीं पाए जाते हैं, तो उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता है, उसका मान जो है हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये चक्रण क्वांटम संख्या से हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होते हैं। तो हमने 4 प्रकार का क्वांटम संख्या देख लिया। कौन कौन सा? मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, और द्विवंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। मुख्य ऊर्जा स्तर है KLMN या 1 2 3 4। द्विवंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर कौन सा है? SPDF। और उसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या उसमें कक्षक या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है, तो उसका सूत्र क्या है? 2n²। और जो द्विवंशी क्वांटम संख्या है वो जो है उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है, उप ऊर्जा स्तर के आकार के बारे में बताता है। उप ऊर्जा स्तर अगर L का मान है तो उसका आकार कितना होगा, उसके कोणीय संवेग के बारे में बताता है, और एक एक कोष में कितने कितने उप कोष होते हैं उसके बारे में बताता है। फिर तीसरा हमने देखा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है विद्युतीय इलेक्ट्रॉन को जब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो 2 प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो होते हैं जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। इनके बारे में अध्ययन कराता है। इसके अलावा इसमें चक्रण क्वांटम संख्या, तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के साथ, अपने कक्ष के साथ साथ अपने अक्ष पर भी किसी एक डायरेक्शन में घूमता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज। तो उन दोनों के आधार पर वहां पर इसका केवल 2 ही मान निकलता है, या तो वो जो है क्लॉकवाइज होगा +1/2 या एंटी क्लॉकवाइज होगा -1/2। और इस प्रकार से ये 4 क्वांटम संख्या। इससे संबंधित अगर कोई भी समस्या होता है क्वांटम संख्या से संबंधित, तो आप हमें टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपको वहां पर डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।